फिर ये हमारे पास 10th क्वेश्चन आता है, इसमें बोला इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। इनका एम होता है कि हर तरीके की जितने भी डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में उनको खत्म कर देना, रिमूव कर देना। इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब ही ये होता है कि हर प्रकार का बच्चा, चाहे उसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, वो एक ही छत के नीचे सेम एजुकेशन प्राप्त करेगा। इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 11th क्वेश्चन में हमें कहा है इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर परसीव्ड एज। प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती ही है जिसके अंदर बच्चों को बिल्कुल फुल फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, बच्चे खुद ही अपना जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को देखा जाता है नॉलेजेबल, उन्हें खाली ब्लैंक स्लेट नहीं माना जाता है, और मीनिंग मेकर, वो खुद ही अपनी जो यहाँ पे नॉलेज है उसको मीनिंग देते हैं, लॉजिकल वे में यहाँ पे चीज़ें सीखते हैं, अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से वो चीज़ें करते हैं, करके सीखते हैं चीज़ों को। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फिर हमारे पास है 12th क्वेश्चन, ये भी असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है। असर्शन में कहा गया है टीचर शुड गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कस एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल। ये बिल्कुल सही है कि टीचर को बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों डिस्कस करने चाहिए क्लास में। अब इसका रीजन ये कहता है A constructive way of dealing with misconceptions in children is to provide them counter examples। अगर हम बात करें कि कंस्ट्रक्टिव एक तरीका ऐसा होता है जिसके अंदर बच्चे खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को, तो ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें बच्चों के जो मिसकंसेप्शन होते हैं, बच्चों को जो भी प्रॉब्लम होती है कंसेप्ट से रिलेटेड जो उन्हें समझ में नहीं आया होता है, टीचर क्या कर सकता है उसके अंदर एक काउंटर एग्जाम्पल दे सकता है जो बच्चे के मिसकंसेप्शन को दूर करेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो टीचर है कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर कंस्ट्रक्टिव वे के अंदर भी यहाँ पे मिसकंसेप्शन दूर कर रहा है, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है कि दोनों ट्रू है, असर्शन एंड रीजन, और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। फिर है हमारे पास 13 क्वेश्चन, इसमें कहा गया है चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशन, पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप टुगेदर कंस्टिट्यूट। देखो इसमें इमोशन की भी बात की गई है, पर्सनैलिटी की और सोशल की, तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही रहेगा जो है साइको सोशल। अब इसमें साइको यानी हमारी मेंटल एबिलिटीज, हमारे इमोशंस और हमारी पर्सनैलिटी भी आ जाएगी, और सोशल तो हमारे पास सोशल रिलेशनशिप की बात की गई थी, तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फिर 14 क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलप इम्प्लीकेट्स दैट, कि जो हमारे पास जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो क्या बताता है, हमें ये थ्योरी क्या बताती है कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो करिकुलम होता है वो बच्चों के एज ग्रुप और उनके स्टेट ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, जैसा कि इन्होंने कोग्निटिव फंक्शनिंग और कोग्निटिव स्ट्रक्चर, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विब्रेशन की बात करते हुए हमें 4 स्टेजेस प्रोवाइड किए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग करिकुलम डिजाइन होना चाहिए, तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर आता है 15 क्वेश्चन, इसमें कहा गया है विच मेथड डिड लॉरेंस कोलबर्ग यूज्ड टू स्टडी मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि जो हमारे पास लॉरेंस कोलबर्ग थे इन्होंने बच्चों के मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का अध्ययन, उनकी स्टडी करने के लिए किस प्रकार की विधि का इस्तेमाल किया था। तो इन्होंने क्या किया था, बच्चों के आगे मोरल डिलेमास रखे हुए थे ताकि बाद में उनके रिस्पॉन्सेज को एनालाइज कर सके और देख सके कि बच्चे कैसे जज करते हैं क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर आता है हमारे पास 16 क्वेश्चन, ये थोड़ा सा धुंधला है लेकिन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ इसमें क्या लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, कि जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे हैं वो अडल्ट से कैसे डिफरेंट होते हैं, तो सेकंड इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछा गया, अगर आपने एनालाइज किए होंगे पहले के क्वेश्चन पेपर तो ये आपका एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें जीन पियाजे का मानना ये है कि बच्चों की थिंकिंग क्वांटिटेटिवली डिफरेंट होती है अडल्ट की डिफरेंट से थिंकिंग से, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हमारे पास 17th क्वेश्चन, इसमें कहा गया है स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड, कि जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, डिसलेक्सिया है, उसको हम रीडिंग कैसे सिखा सकते हैं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से उन्हें फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग दें, यानी किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होते हैं इस चीज़ की उन्हें ट्रेनिंग दे, तो हो सकता है कि उनकी जो डिसलेक्सिक प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, वो भी पढ़ना सीख जाएं। अब हमारा 18th क्वेश्चन फिर से असर्शन एंड रीजनिंग का है। इसके अंदर असर्शन ये कहा गया है टीचर शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर एंड देयर टीचिंग टू कैटर टू डिफरेंट नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, कि टीचर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, और साथ ही में वो जो उनके लर्निंग का तरीका होता है उसके अंदर टीचिंग को भी अपना यहाँ पे बढ़ाना चाहिए ताकि वो नीड ऑफ स्टूडेंट को कैटर कर सके। और इसके रीजन में ये कहा गया है कोलैबोरेशंस, group works and interaction among students should not use while teaching a class of diverse learners,
तो ये जो रीज़न है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर बच्चों के अंदर हम ग्रुप वर्क नहीं देंगे, इंटरेक्शन नहीं करवाएंगे, कोलोब्रेशन नहीं करवाएंगे, तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैटर हुए ही नहीं। इसलिए जो असर्शन है वो तो बिल्कुल सही है कि टीचर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, ताकि वो हर प्रकार के बच्चे की नीड को कैटर कर सके, लेकिन इसका रीज़न बिल्कुल गलत है। इसलिए सेकेंड ऑप्शन इसका सही है कि असर्शन इज ट्रू लेकिन रीज़न इज फॉल्स। फिर हमारे पास है 19 क्वेश्चन। इसमें कहा गया रमा इज अ टीचर हु इज इम्प्लीमेंटिंग विगोट्स्कीज थ्योरी इन हर क्लासरूम। इसके अंदर हमारा ये वाला जो क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं अपने पेपर से। इसमें हमें ये कहा गया है कि जो रमा एक टीचर हैं और ये चाहते हैं कि विगोट्स्की की थ्योरी, जिसमें हमने ZPD की बात की थी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी की हुई है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें क्या किया जाता है, जो बच्चा थोड़ा कम सीख पा रहे कंसेप्ट को, उसके फ्रेंड, उसके पीयर्स को जो उससे अच्छा कर पा रहे हैं, उन्हें उनके साथ रखा जाता है ताकि वो अपनी पोटेंशियलिटी को इंक्रीज कर सकें। तो रमा यही चाहती है कि हम उन बच्चों की हेल्प करें जो थोड़ा कम सीख रहे हैं, उनकी पीयर की हेल्प से। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा ताकि रमा जो अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर सके? थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा, वर्क थ्रू द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस वाइल इन्वॉल्विंग अदर ग्रुप मेंबर। कि अगर जो रमा है वो इस तरीके से काम करवाएगी प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस बच्चे के साथ मिलकर उसको गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगी और बाकी के जो ग्रुप मेंबर हैं वो भी उसकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे ZBD टर्म की यहाँ पे जिक्र आ जाती है, तो यहाँ पे हमारी विगोट्स्की की थ्योरी यूज हो रही है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद है हमारे पास 20 क्वेश्चन। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स इन द क्लासरूम। कि अगर किसी बच्चे को दिखाई देने में कोई प्रॉब्लम है तो इनमें से कौन सी पार्टिसिपेशन बच्चों, ताकि बच्चा पार्टिसिपेट करे क्लास में, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो हिंड्रेंस यानी रोक बनता है उस बच्चे के आगे? तो इनमें से जो फोर्थ ऑप्शन है यानी इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेटेड लेक्चर ट्रांसक्रिप्शन, की जो उनको पढ़ाया जाता है वही उसको ट्रांसक्रिप्ट करके दे दिया जाए, यानी बोला कम जाए और दिखाया ज़्यादा जाए। अब बच्चे को देखने में ही प्रॉब्लम है, तो अगर उसे ज़्यादा देखने का काम करना पड़ेगा तो ये कहीं ना कहीं उसकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन में और उसकी लर्निंग में हिंड्रेंस का काम करेगा, रुकावट का काम करेगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फिर 21 क्वेश्चन हमें कहता है हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल इम्पैक्ट अ स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी। कि किस तरीके से अगर हम मास्टरी गोल को सेट कर देते हैं तो बच्चे के मोटिवेशन में और उसकी एबिलिटीज़ के बारे में वो कैसी सोच रखता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा कि इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये इन्हांस करता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन को, अंदर से बच्चे के अंदर मोटिवेशन भी आता है कि वो अपने गोल की तरफ जा रहा है और वो कहीं ना कहीं मास्टरी अटेन करेगा, और साथ में बच्चे को ये भी यकीन हो जाता है कि वो लास्ट तक मास्टरी अटेन कर लेगा, तो उसकी एबिलिटी में भी इंक्रीमेंटल यानी इंक्रीज आएगा, बढ़ेगी उसकी एबिलिटी। इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 22 क्वेश्चन हमें कहता है यू आर अ टीचर हु वांट टू हेल्प योर स्टूडेंट डेवलप मेटाकोग्निटिव स्किल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर दिस टाइप ऑफ थिंकिंग। कि आप अगर कोई अध्यापक हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के अंदर एक मेटाकोग्निटिव स्किल्स डेवलप हो। मेटाकोग्निटिव स्किल्स वो होती है जिसके अंदर बच्चा खुद को रिफ्लेक्ट कर पाता है, अपनी ही थिंकिंग के बारे में और सोच पाता है। तो इसके अंदर आप कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाओगे ताकि बच्चों के अंदर ऐसी थिंकिंग जो है वो फोस्टर हो सके? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बच्चों को इंकरेज करेंगे कि वो खुद की लर्निंग के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकें और साथ ही अपने थिंकिंग प्रोसेस के बारे में भी एक्सप्लोर करके रिफ्लेक्ट कर सकें। बात आता है हमारे पास 23rd क्वेश्चन। ये भी एक असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन हमें कहा गया इन एशियन कल्चर्स विच स्ट्रेस सोशल हार्मनी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर इज डिस्करेज एंड शेम इज इनकरेज। कि एशियन जो कल्चर है इसके अंदर देखा जाता है कि स्ट्रेस हो गया, एंगर हो गई, सोशल हार्मनी होगी, इन बातों के ऊपर एक्सप्रेशन करना थोड़ा कम डिस्करेज किया जाता है, दबाया जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन इन बातों से रिलेटेड शेम को इंकरेज किया जाता है। अगर किसी बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो उसे ये नहीं कहा जाता ठीक है आपने अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर दिया, उसे कहीं ना कहीं शेम लाई जाती है कि तुमने ठीक नहीं किया इस तरीके से, तो उसमें शेम की यानी शर्म की भावना को उत्पन्न किया जाता है। और उसके बाद रीजन में कहा गया इमोशन और सब्जेक्टिव होते हैं लेकिन किसी भी प्रकार का रोल प्ले नहीं करते लर्निंग में। तो सेकंड ऑप्शन तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमें पता है कि इमोशनल जो फैक्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग में, तो सेकंड जो इसका रीजन है वो बिल्कुल गलत है। और फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है कहीं ना कहीं, वैसे सही होना नहीं चाहिए था ये, लेकिन हमारे जो इन्वायरमेंटल है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका लर्निंग से यहाँ पे रिलेशन नहीं है, इस वजह से हम इसको बिल्कुल सही बताते हुए सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे कि ए ऑप्शन हमारा जो है वो मतलब ए जो असर्शन है वो ट्रू है, लेकिन आर जो हमारा रीजन है वो फॉल्स है, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है।
फिर है हमारे पास 24th क्वेश्चन, इसमें कहा है फीडबैक टू स्टूडेंट इन अ क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, कि फीडबैक जो बच्चों को दिया जाता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होता है, सबसे अधिक यानी अधिक प्रभावी कब होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तभी होता है बच्चों के लिए जब उन्हें साथ साथ में भी बताया जाए और बाद में भी बताया जाए कि उनकी कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है और उनको फीडबैक अच्छे से प्रोवाइड किया जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन का सही है कि ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी फीडबैक विल बी मोस्ट इफेक्टिव। फिर है हमारे पास 25th क्वेश्चन, इसमें कहा गया कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू डैश लर्निंग बाय स्टूडेंट, कि जो कंस्ट्रक्टिव टीचिंग है इससे बच्चे के अंदर किस प्रकार की लर्निंग आएगी। तो हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव के अंदर बच्चे खुद ही क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद ही मीनिंग मेकिंग करते हैं। तो इसमें बच्चा किसी प्रकार का रट्टा नहीं लगा रहा है, किसी प्रकार की नॉलेज को रिसीव नहीं कर रहा है और ना ही उसकी लर्निंग मीनिंगलेस है, वो डिस्कवरी लर्निंग से यहाँ पे चीज़ें सीख रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फिर है हमारे पास 26th क्वेश्चन, इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट एनालिटिक थिंकिंग, कि जो एनालिटिकल थिंकिंग है इनमें से कौन सा क्वेश्चन इसको प्रमोट करता है। एनालिटिक थिंकिंग के अंदर बच्चे को वाई एंड हाउ के क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, बच्चे को इसमें चीज़ें ब्रेक डाउन करके सोचनी पड़ेंगी कि क्यों वो इस चीज़ को बता रहा है, रीज़न और कैसे बता रहा है। इसके बाद है हमारे पास 27th क्वेश्चन, विच लर्निंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व चिल्ड्रन टीचिंग अदर व्हाट दे हैव लर्न, कि बच्चा कौन सी स्ट्रेटेजी के अंदर ये बताता है बाकी बच्चों को उसने क्या सीखा है और बच्चों को पढ़ाता है एक तरीके से। तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। रेसिप्रोकल टीचिंग के अंदर यही करते हैं कि जो खुद ने हमने पढ़ा है उसको बाकियों को समझाते हैं। फिर 28 क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटिज्म। ऑटिज्म हमने देखा था कि न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है, ये टॉपिक मैंने भी कवर करवाया था। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद 29th क्वेश्चन फिर एक असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन हमें बोला गया है ड्यूरिंग अडोलसेंस द प्रेशर टू कंफर्म टू जेंडर एक्सपेक्टेशंस एंड फॉलो कन्वेंशन ऑफ फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी इंक्रीजेस, कि जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं सोसाइटी से प्रेशर आता है कि वो वैसे ही यहाँ पे बिहेव करे जो उसको करने चाहिए। मतलब मेल है तो उसको मैस्कुलिनिटी के हिसाब से बिहेव करना चाहिए और फीमेल है तो उसे फेमिनिटी के हिसाब से बिहेव करना चाहिए। तो ये जो है कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर होता है एडोलसेंस के अंदर बढ़ जाता है, इसी वजह से स्ट्रेस एंड स्ट्रोम का जो पीरियड है वो भी कहते हैं। इसका रीज़न ये दिया गया है कि जेंडर और जेंडर के जो रोल होते हैं ये बायोलॉजिकली डिटरमाइन होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जेंडर तो डिटरमाइन होता है बायोलॉजिकली, लेकिन जेंडर का जो रोल होता है ये बायोलॉजिकली डिटरमाइन नहीं होता है, इसे सोसाइटी ने डिटरमाइन किया गया है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है कि ए तो बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है, लेकिन जो इसका रीज़न है वो फॉल्स है। इसके बाद हमारे पास आता है 30 क्वेश्चन। इसमें कहा गया है इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग लाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बच्चों को ऐसे क्वेश्चन देने चाहिए जिसके अंदर इन्फ्रेंसेस भी इन्वॉल्व और एक्सप्लेनेशन भी हो, तभी बच्चा क्या करेगा, उन चीज़ों को बारीकी से सोचेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जितने भी CDPA क्वेश्चन आए थे वो सारे कवर कर दिए हैं। आई होप अपने भी अपने आंसर मैच कर लिए होंगे, तो आप हमें बता सकते हैं 30 में से आपके कितने यहाँ पे आंसर जो है वो सही मैच हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।